हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सपेक्टेड पेपर का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 2 एक्सपेक्टेड पेपर करवा चुके हैं। आज हम करने वाले हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3, जिसके बेहतरीन क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं और हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन 50 क्वेश्चन से आप जान पाएंगे कि आप कितने तैयार हैं एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। दोस्तों, हम जो भी हमसे हो पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। हमने इनमें जो क्वेश्चन दिए उसको बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर 3 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गतिमान हो कि उसकी एक नियत बिंदु नाभि से दूरी और एक नियत सीधी रेखा नियता से दूरी बराबर रहे, ये कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, एक बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गतिमान हो कि उसकी एक नियत बिंदु मतलब नाभि से दूरी और एक नियत सीधी रेखा मतलब नियता से दूरी बराबर रहे, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा परवलय। क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। हम जानते हैं परवलय का उत्केंद्रता का मान कितना होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो परवलय के उत्केंद्रता का मान क्या होता है? ई का मान क्या होता है? तो ये होता है 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। व्रत का पूछे तो व्रत का क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। व्रत का क्या होता है और अति परवलय का क्या होता है? ये दोनों का आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? उत्केंद्रता का मान, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग पर M16 इंटू 2 माइनस 6H एक मीट्रिक चूड़ी को दर्शाता है। 6H क्या इंगित करता है? दोस्तों, इसमें जो 6H है ये किसको इंगित करेगा बताइए? चूड़ी 6 mm ऊंचा है, इसको इंगित करेगा। एक आंतरिक चूड़ी नट का सहनशीलता वर्ग स्थिति H ग्रेड 6, या ऑप्शन सी चूड़ी में 6 शुरुआतें हैं, या ऑप्शन नंबर डी चूड़ी की पिच 6 mm है। दोस्तों 6H जो है ना, ये एक आंतरिक चूड़ी का सहनशीलता वर्ग है जो स्थिति H ग्रेड 6 का है, ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। दबाव का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों, दबाव का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए? हम जानते हैं, आप बताइए इसका आंसर पहले क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो दोस्तों हम जानते हैं दाब P बराबर क्या होता है? ये होता है बल बट्टे क्षेत्रफल के। क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल के होता है। सबको पता है ये बात। बल जो होता है दोस्तों उसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो डायरेक्टली आपको याद रखना है MLT-2। ये होता है किसका? बल का विमीय सूत्र। क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं? तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं। और मीटर को किस में लेते हैं हम? तो हमको पता है मीटर जब भी आए तो हम किस में लेंगे? लंबाई में, एल के रूप में लेंगे। अब एल मीटर का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे? एल का स्क्वायर लेंगे, ठीक है? अब दोस्तों ये जो एल स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ML 2 था और ऊपर में 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो ML-1T-2 क्या होगा? ML-1T-2। यही क्या है? दाब का विमीय सूत्र है। अब देखिए कौन सा सही हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर ए वाला, दाब का विमीय सूत्र। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। दशमलव संख्या 25 का बाइनरी नंबर क्या होगा? किसका पूछा है? दशमलव संख्या 25 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, बना के देखिए पहले। तो दोस्तों 25 का जो बाइनरी नंबर होता है वो क्या होता है? तो निकाल लेते हैं। तो बाइनरी पूछा है तो 25 को आप किससे भाग दे दीजिए? 2 से दे दीजिए, ठीक है? 2 से भाग दिए, 2 12 24। कितना रिमाइंडर बचा? 1 बचा तो 1 यहाँ लिख लीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2। रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा।
अब 2 से भाग दे सकते हैं क्या आगे? नहीं। तो नीचे से ऊपर आप लिख लीजिए, तो नीचे से क्या है 1 1 डबल 0 और 1, तो 1 1 डबल 0 1 ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 25 का बाइनरी नंबर होगा वो कितना होगा? 11001। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जोड़े का विमी सूत्र समान है? बताइए कौन सा जोड़ा है जिसका विमी सूत्र समान होता है? तो दोस्तों कार्य और बलाघूर्ण हो गया, आवेग और संवेग हो गया, इन दोनों ही का जो है विमी सूत्र समान होता है, तो ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.6 का कोटि मान क्या होगा? हमको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा 1.6 का कोटि मान? बताइए क्या होगा? 10 की पावर 1 होगा, 10 की पावर 0 होगा, 10 की पावर -1 होगा, या 10 की पावर 2 होगा? बताइए क्या होगा? तो 1.6 का जो कोटि मान होगा दोस्तों वो होगा हमारा 10 की पावर 0। क्या होगा? 10 की पावर 0। अब सबसे मेन बात दोस्तों इसमें जो है हमको ये देखना है, हमको एक नंबर याद रखना है 3.16। क्या याद रखना है आपको? 3.16 एक नंबर याद रखना है। यदि संख्या 3.16 से कम है तो उसका जो कोटिमान निकालेंगे वो क्या होगा? 10 की पावर n होगा। यदि संख्या का मान 3.16 से कम है तो जो कोटिमान होगा वो क्या होगा? 10 की पावर n होगा। और यदि संख्या का मान, जो संख्या दी है उसका मान 3.16 से ज्यादा है तो कोटिमान जो होगा वो होगा 10 की पावर n+1। मतलब हम क्या जोड़ देंगे? एक और जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 1.6 का कोटिमान निकालना है हमको, तो यहाँ पे कोटिमान जब निकालेंगे तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? एक ही तो होता है। किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मतलब क्या होता है? एक होता है। तो 1.6 ही तो होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 10 की पावर 0 लिखा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है यदि संख्या का मान 3.16 से ज्यादा है तो 10 की पावर में क्या करेंगे? 10 की पावर n+1 में प्लस में क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। यदि संख्या का मान 3.16 से कम है तो जो कोटिमान होगा वो 10 की पावर n ही होगा। ठीक है ना? क्लियर? क्लियर। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, किसी का मान है 4.16 इंटू 10 की पावर 5, ये है। अब जो संख्या है दोस्तों जो दी गई है इसका मान हमको किससे तुलना करना है? 3.16 से करना है। तो देखिए 4.16 जो है ये 3.16 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो 10 की पावर 5 है तो इसमें एक और जोड़ दीजिए, तो जो कोटि मान होगा वो क्या होगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या इससे कम होती तो हम डायरेक्ट क्या लिखते? मान लेते यहाँ पे 2.16 होता। क्या होता है यहाँ पे? 2.16 होता। तो हम जो कोटिमान लिखते हैं क्या लिखते? 10 की पावर 5 ही लिखते। कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कण 1.5 त्रिज्या वाले वृत्त में 3 रेडियन के कोणीय वेग से गति कर रहा है। इसके रेखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? रेखिक वेग और कोणीय वेग का अनुपात। क्या दिया गया है? त्रिज्या हमको दी गई है और कोणीय वेग का मान हमको दिया गया है। तो दोस्तों रेखिक वेग जो होता है ना वो होता है r इंटू कोणीय वेग के, मतलब त्रिज्या इंटू ओमेगा के। r क्या है? यहाँ पे त्रिज्या है, ओमेगा है दोस्तों। ओमेगा क्या है? हमारा कोणीय वेग है। हमसे किसका अनुपात पूछा है? v/w, मतलब रेखिक वेग और कोणीय वेग का, बराबर क्या हो जाएगा? r के। और r का मान कितना दिया है हमको? r का मान तो दिया है v/w बराबर r का मान 1.5 है, तो इसे मैं 15/10 लिख सकता हूँ। क्या कोई दिक्कत है क्या? 3 से काट दीजिए, 3 5 15, या 5 से काट दीजिए, 5 3 15, और 5 से 5 दूनी 10। तो जो रेखिक वेग और कोणीय वेग का जो अनुपात आएगा वो कितना निकल के आएगा? हमारा 3:2 निकल के आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें आपको? क्लियर? एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको इजी तरीके से समझाने की। हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको क्वेश्चन जो हम करवाए वो आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातु ए के 3 किलोग्राम और धातु बी के 2 किलोग्राम को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई गई है। यदि आयतन योगात्मक है तो मिश्र धातु का घनत्व क्या होगा? बताइए। चलिए बताइए मिश्र धातु का घनत्व क्या होगा? ए का घनत्व है 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, बी का घनत्व है 6000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
हमसे क्या पूछा है, मिश्र धातु का घनत्व पूछा है। अब दोस्तों हमको घनत्व निकालना है, तो हम एक चीज जानते हैं, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। दोस्तों घनत्व तो हमको ठीक है निकालना है, द्रव्यमान हमको दिया गया है, लेकिन आयतन हमको दिया गया है क्या, नहीं। लेकिन एक चीज बोला है कि 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई गई है, और आयतन कैसे इनके योगात्मक है। तो क्या ए का मैं आयतन निकाल सकता हूँ, बी के आयतन को निकाल करके जोड़ करके मैं आयतन का मान रख सकता हूँ क्या, ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि बोला है आयतन योगात्मक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का आयतन निकालते हैं। तो ए का आयतन क्या हो जाएगा, ए का आयतन जब निकालेंगे तो ए का आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है ए का, 3 किलोग्राम है, और घनत्व कितना है, 8,000। तो इसको जो 3 को 8,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कैलकुलेटर करके देखिएगा, 0.000375 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 0.000375। अब हम निकाल लेते हैं बी का आयतन, बी का आयतन निकाल लेते हैं। तो बी का आयतन निकालने के लिए क्या होगा, द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम है, और घनत्व कितना है, 6,000 है। कितना है, 6,000। तो 2 को जब 6,000 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा 0.00033333। अब हमने ए का भी आयतन निकाल लिया, बी का आयतन निकाल दिया। अब उसने क्या बोला है, आयतन योगात्मक है, तो दोनों को जोड़ भी लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा 0.00070837 तो ये क्या आ गया, हमारा कुल आयतन निकल के आ गया ए और बी का। आयतन योगात्मक था, हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है, मिश्र धातु का घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के, द्रव्यमान बटे आयतन के। अब कुल द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम, मतलब 5 किलोग्राम कुल द्रव्यमान है। और आयतन हमने कितना निकाला, 0.000708 तो दोस्तों पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 2 5 3 5 2 7, तो यहाँ 7 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7,083 से जब इसको हम भाग देंगे तो लगभग में जो है ना दोस्तों, वो आएगा 7,059 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कितना आएगा, 7,059 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आएगा। और ये लगभग किसके बराबर होगा, तो 7,059 किसके पास हो सकता है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 7,143 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के। क्लियर हो गया दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो, लेकिन आंसर जो होगा वो 7,143 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा लगभग में। लगभग में 7,059 आ रहा है, तो ये लगभग किसके पास आएगा, 7,143 के पास ही आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के, चलिए। 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर माप के एक लकड़ी के टुकड़े का द्रव्यमान 600 ग्राम है। क्या यह पानी जिसका घनत्व 1,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है में तैरेगा या डूबेगा, और तैरने पर उसका कितना भाग डूबा रहेगा, ये हमको बताना है। अब सबसे पहले तो हमको दोस्तों बोला है, हमसे पूछ क्या रहा है, तैरेगा या डूबेगा। तो अगर हमको पता करना है ये तैरेगा या डूबेगा, तो हमको सबसे पहले घनत्व पता होना चाहिए, किसका, लकड़ी के टुकड़े का, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये पानी में तैरेगा या डूबेगा। तो दोस्तों हमको लकड़ी का द्रव्यमान तो दिया गया है 600 ग्राम, और माप भी दी गई है। तो क्या यहाँ से हम क्या लकड़ी का घनत्व निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लकड़ी का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना है, 600। अब ये ग्राम में है, तो ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1,000 से भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाय द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन क्या होगा, 20 इंटू 10 इंटू 5, क्या होगा, 20 इंटू 10 इंटू 5। अब ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सभी को 100 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 10/100 इंटू 5/100। कोई दिक्कत इसमें, और ये कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चलिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, और 5 से ये 5 कट जाएगा।
तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा कितना, 600। ऊपर कितना बचेगा, 600। अब ये 600 कितने में आए, 600 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब, 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब एक चीज देखिए, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका घनत्व कितना निकल के आया हमारा, 600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और घनत्व कितना है पानी का, वो तो 1000 है। इसका मतलब लकड़ी का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम है। तो पानी के घनत्व से कम है तो क्या होगा, पानी में तैरेगा, पानी में तैरेगा। अब पूछा है कि तैरने पर उसका कितना भाग डूबा होगा, तैरने पर उसका कितना भाग डूबा होगा, यही तो पूछा है हमसे। तो हम निकाल लेते हैं, डूबा हुआ अंश निकाल लेते हैं। तो डूबा हुआ अंश निकालने के लिए क्या करेंगे, डूबा हुआ अंश निकालने के लिए होगा लकड़ी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व, लकड़ी का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व। ठीक है, लकड़ी का घनत्व कितना है, 600, पानी का घनत्व कितना है, 1000। तो 1 2 1 2, 2 से काट देते, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 3/5 भाग जो होगा वो कहाँ होगा, मतलब डूबा होगा। 3/5 भाग डूबा रहने पे वो क्या करेगा, तैरेगा। तो 3/5 भाग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। निम्न में से कौन सा कारक किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता, पदार्थ की प्रकृति, तापमान, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या फिर रासायनिक संरचना। तो दोस्तों वह कारक जो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित नहीं करता वो है लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा बताइए, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है क्या, बिल्कुल सत्य बात है, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है क्या, नहीं दोस्तों, यहाँ तो न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है क्या, नहीं, जी का मान तो घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान शून्य होता है क्या, नहीं, शून्य नहीं होता दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। जी का मान ध्रुवों पर कैसे होता है, अधिकतम होता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 60 किलोग्राम वेट है, पृथ्वी के पृष्ठ पर पिंड का द्रव्यमान और भार क्रमशः कितना होगा, ये हमको बताना है। और जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों चंद्रमा के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 60 किलोग्राम वेट है। ठीक है, हमने मान लिया 4 है। तो चंद्रमा पे जो भार होता है दोस्तों, मतलब वेट इन मून जो होता है वो क्या होता है, वेट इन अर्थ के 1/6 के बराबर होता है, 1/6 गुना होता है। तो हमको क्या निकालना है, वेट इन अर्थ निकाल लेते हैं। वेट इन अर्थ क्या हो जाएगा, 6 इंटू वेट इन मून। तो वेट में मून कितना है, वेट मून में वेट कितना है, ये है 60, तो 6 इंटू 60 कर देते हैं। तो कितना निकल के आ जाएगा, 360 किलोग्राम वेट। ठीक है, अब ये 360 किलोग्राम वेट निकल के आया। और दोस्तों 1 किलोग्राम वेट की जो वैल्यू होती है ना, जो 1 किलोग्राम वेट होता है, 1 किलोग्राम वेट जो होता है ये 1 किलोग्राम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम के। तो 1 किलोग्राम वेट जब 1 किलोग्राम के बराबर है तो 360 किलोग्राम वेट किसके बराबर होगा, 360 किलोग्राम वेट किसके बराबर होगा, 360 किलोग्राम के बराबर होगा। तो मतलब जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 360 होगा। कितना होगा, 360। तो द्रव्यमान तो हमारा निकल के आ गया 360। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पृथ्वी पर भार। पृथ्वी पर भार जो होता है, वेट इन अर्थ जो होता है वो क्या होता है, m इंटू जी के होता है। तो m का मान तो हमने 360 निकाल लिया और g का मान कितना 10। तो ये जो आएगा 3600 न्यूटन। कितना, 3600। तो जो द्रव्यमान होगा वो 360 किलोग्राम होगा और जो भार होगा वो कितना होगा, 3600 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल और वेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही है। ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या फिर डी वाला सही है। तो दोस्तों चाल जो होती है ना, ये सदैव धनात्मक या शून्य होती है। चाल जो होती है ना सदैव धनात्मक या शून्य होती है, जबकि वेग जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा उपभोक्त की गई शक्ति कितनी होगी? प्रतिरोध स्थिर रखा गया है। प्रतिरोध को हमको क्या मानना है? स्थिर मानना है। अब शक्ति जो है हमको निकालना है, और शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों? शक्ति बराबर होता है वी स्क्वायर अपान में आर के। अब आर तो हमको दिया नहीं क्या है, तो क्या हम इन दो वैल्यू से आर का मान निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन में आर के। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन में पी के। होगा कि नहीं होगा? V का मान कितना है? 220, तो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई शक्ति का मान कितना है? 100 वाट है। तो 10 10 10 10, तो जो हमारा आर का मान आएगा वो कितना आएगा? 22 का स्क्वायर 484। अब हमारा आर निकल के आ गया है। अब बोला है 110 वोल्ट स्रोत से जुड़ा जाता है, तो हमको पता है शक्ति P बराबर क्या होता है? 20 का स्क्वायर अपॉन आर। तो 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 484। 11 से काट देते हैं, 1144 1144। 11 से कितनी बार में? 10 बार में। फिर 11 से काटते हैं 1144, ये 10 बार में। अब 10 दहम 100, तो 100 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 वाट आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 25 वाट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए चालकत्व को, ऑप्शन बी प्रतिरोधकता को, ऑप्शन सी चालकता को, या ऑप्शन नंबर डी प्रेरकत्व को। दोस्तों प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? हमारा चालकत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 4 घंटे में पूर्व की ओर 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार का वेग क्या होगा? मतलब चाल। चाल क्या होगा ये पूछा है। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? दूरी है हमारा 200, और समय कितना है? 4 घंटे। अब हमको आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में भी देना है, तो हमको कोई चेंज नहीं करना है, तो 4 से भाग दीजिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व। 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन तापमान का एसआई मात्रक है? डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर रैंकिन है? तो दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है हमारा केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए वापस आती है। तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल बताइए। तो हम जानते हैं औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई के, जब दूरी समान हो तो दोस्तों 2x का मान कितना है? 40, y का मान कितना है? 60, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 20 10 20, तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 8 छक 48। तो औसत चाल कितनी आएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट आरेख में एक अवरोधक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सर्किट आरेख में एक अवरोधक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बताइए? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो दोस्तों सर्किट आरेख में एक अवरोधक का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा का उपयोग करते हैं। किसका? एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकाई नाट का उपयोग निम्न में से किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जहाज की गति, बी समुद्र की गहराई, सी तारों के बीच की दूरी, या डी वायुमंडलीय दबाव। तो दोस्तों इकाई नाट का उपयोग जो है ना ये जहाजों की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसको? जहाजों की गति को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम भाप के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा? बर्फ की गुप्त उष्मा दी गई है 336 किलो जूल प्रति किलोग्राम, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा दी गई है 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम, और पानी की विशिष्ट उष्मा दी गई है 4.2 किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? बना के देखिए, बना पा रहे कि नहीं आप? तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की 1 किलोग्राम भाप के साथ मिलाया जा रहा है। मिश्रण का अंतिम तापमान हमसे पूछा है। तो इसको दोस्तों चरण बाय चरण अगर हम कल हल करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा।
अगर हम चरण बाय चरण हल करेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर हम एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं। मान लेते हैं 1 किलोग्राम बर्फ है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए उष्मा कितनी लगेगी, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। उसके बाद 1 किलोग्राम भाप के संघनित होने पर निकलने वाली उष्मा, मतलब भाप के पानी बनने पर लगी उष्मा जो होगी उसको निकाल लेते हैं। जब ये दोनों उष्मा का मान निकल के आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा जो अंतिम तापमान होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, सबसे पहला पॉइंट, पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, बर्फ को पिघलाने में लगी उष्मा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बर्फ को पिघलाने में लगी उष्मा। बर्फ को पिघलाने में लगी उष्मा निकाल लेते हैं। पहला चरण क्या होगा हमारा, बर्फ को पिघलाने में लगी उष्मा। तो बर्फ को पिघलाने में लगी उष्मा क्या होती है, Q बराबर M इंटू एल के। एल क्या है, हमारी गुप्त उष्मा है। तो बर्फ को, मतलब बर्फ को पिघलाने में जो लगी उष्मा होगी वो कितनी होगी, 1 किलोग्राम बर्फ है और गुप्त उष्मा कितनी है बर्फ की, बर्फ की गुप्त उष्मा है 336 किलो जूल। तो मतलब बर्फ को पिघलाने में जो उष्मा लगी हमको कितनी लगी, 336 किलो जूल लगी। अब मतलब ये 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए उष्मा का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम बर्फ को पिघलाएंगे। तो बर्फ को जो उष्मा लगी पिघलाने के लिए वो कितनी लगी हमको, 336 किलो जूल लगी। अब बर्फ जो है वो पानी में बदल गया, ठीक है। अब बर्फ पिघल गई और पानी बन गई। अब पानी बन गई, अब पानी से क्या बनाना है, भाप भी तो बनाना है ना। अब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म भी तो करना है। तो अब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमको कितनी उष्मा लगेगी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं उष्मा का मान। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर लगी उष्मा, किसको, पानी को। तो पानी को उष्मा निकालने के लिए वही फॉर्मूला M इंटू एल। तो कितना है पानी, 1 किलोग्राम है। और वाष्प और किसकी, पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी है, 4.2 किलो जूल है। तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। तो 420 किलो जूल हमको उष्मा लगी पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में। कितनी लगी, 420। तो हमको टोटल उष्मा कितनी लगी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए, तो हमको टोटल उष्मा लगी 336 किलो जूल और 420 किलो जूल, मतलब 756 किलो जूल। यहाँ से आप निकाल लीजिए दोनों को जोड़ के। तो हमको जो टोटल उष्मा लगी वो कितनी लगी, 756 किलो जूल लगी। क्या करने के लिए, 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए जो उष्मा लगी वो हमको टोटल कितनी लगी, 756 किलो जूल लगी। कितनी लगी, 756 किलो जूल लगी। अब उसके बाद हम देखते हैं 1 किलोग्राम भाप के संघनित होने पर निकलने वाली उष्मा, मतलब भाप के पानी बनने पर लगी उष्मा हमको कितनी लगी, मतलब भाप के पानी बनने के लिए हमको कितनी उष्मा लगी। तो दोस्तों भाप के पानी बनने के लिए लगी उष्मा हम Q से निकालेंगे, Q बराबर M इंटू एल। अब 1 किलोग्राम भाप है और L का मान, मतलब वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, पानी के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कितनी है, 2260। तो 1 इंटू 2260 कर दीजिए। तो हमको जो है 2260 किलो जूल उष्मा लगी, किसको, भाप के पानी बनने पर। भाप के पानी बनने पर कितनी लगी उष्मा लगी हमको, 2260। और बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए हमको कितनी उष्मा लगी, 756 किलो जूल लगी। अब जो भाप है वो 2260 किलो जूल उष्मा देती है, जबकि बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए केवल 756 किलो जूल उष्मा चाहिए। कितना उष्मा चाहिए, 756 किलो जूल चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब जो भाप है उसने 2260 किलो जूल उष्मा दी, जबकि बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस पानी बनाने के लिए कितनी लगी हमको, 756 किलो जूल ही लगी। चूंकि 2260 जो है ये 756 से क्या है, अधिक है, इसलिए सारी बर्फ पिघलकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। अब देखो इसकी जो उष्मा है इसको ज्यादा लग रही है और इसको उष्मा कम लग रही है, तो ये जो है सारी बर्फ इस तापमान पे पिघल कर क्या बन जाएगी, पानी तक पहुंच जाएगी, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। और कुछ भाप अभी भी संघनित नहीं होगी क्योंकि इसको तो ज्यादा उष्मा लग रही ना।
तो अंतिम तापमान जो होगा वो क्या होगा, अंतिम तापमान जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, आया तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए आपने को इतना सब कुछ नहीं करना, तो एक काम करिए, सबसे बढ़िया हम 1 किलोग्राम बर्फ है, जीरो से बर्फ को पिघलाने के लिए लगी उष्मा, तो बर्फ 1 किलोग्राम है और बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी है, 336, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 336। अब बर्फ पानी बन गया, तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर लगी उष्मा, तो कितना निकालेंगे, तो पानी बर्फ की पानी कितना है, पानी 1 किलोग्राम, और पानी की गुप्त उष्मा कितनी है, विशिष्ट उष्मा 4.2, तो 4.2 इंटू 100 कर लो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 420। अब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी बनाने के लिए जो उष्मा लगी वो कितनी लगी, 336 प्लस 420 मतलब 756 किलो जूल लगी। ठीक है, अब भाप की बात कर रहा है, तो 1 किलोग्राम भाप है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 2260, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना निकाल लीजिए, मान निकाला जी 2260 किलो जूल, है ना। भाप जो है पानी के बनने पर लगी उष्मा जो है, भाप के पानी बनने पर लगी उष्मा कितनी है, 2260 किलो जूल। ये तो बहुत ज्यादा उष्मा लग रही है, और हमको तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को, मतलब बर्फ को पानी बनाने के लिए जो उष्मा लगी वो कितनी लग रही है, 756 किलो जूल। तो अंतिम तापमान जो होगा वो होगा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थर्मामीटर गलत अंशांकित है, यह बर्फ के गलनांक को -4 डिग्री सेल्सियस और पानी के क्वथनांक को 96 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है। जब यह थर्मामीटर 24 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है तो सही तापमान क्या होगा। अच्छा एक बात होती है दोस्तों, एक थर्मामीटर है गलत अंशांकित है। अब गलत अंशांकित है, अब ये क्या हो रहा है, बर्फ के गलनांक को -4 डिग्री सेल्सियस, और हम जानते हैं बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ये -4 की त्रुटि दर्शा रहा है। पानी के क्वथनांक को 46 डिग्री सेल्सियस, तो 46 डिग्री सेल्सियस दर्शा रहा है, और हम जानते हैं पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये -4 की कमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 100 को क्या दिखा रहा है, 96 दिखा रहा है, मतलब -4 दिखा रहा है। तो बोलता है थर्मामीटर 24 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है, तो सही तापमान क्या होगा। तो सही तापमान क्या होगा, 24 में हम 4 जब जोड़ देंगे तो वही तो सही तापमान होगा, क्योंकि ये तो कम दिखा रहा है -4, तो 24 में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 4 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक थर्मामीटर लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पड़ता है, यह थर्मामीटर डैश है। दोस्तों एक थर्मामीटर है जो लगातार वास्तविक तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस जो है अधिक पड़ रहा है, तो थर्मामीटर कैसा होगा, सटीक होगा, ना तो शुद्ध होगा ना ही सटीक होगा, शुद्ध होगा लेकिन सटीक नहीं होगा, शुद्ध और सटीक दोनों होगा। तो दोस्तों यदि थर्मामीटर लगातार लगातार की बात कर रहा है दोस्तों, लगातार मान लेते कोई तापमान 10 था, यह 12 बार लगातार 12 ही पड़ रहा है, लगातार तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक पड़ रहा है, तो दोबारा 12 पड़ रहा है। तो ये सटीक तो है, मतलब प्रिसाइज तो है, लेकिन शुद्ध नहीं है दोस्तों। शुद्ध कब होता, मान लो 10.1 आता आंसर, या 10.2 आता, या 9.9 आता, तो ये शुद्ध है, क्योंकि एक मान के हमारे जो वास्तविक मान है इसके बहुत निकट है। अब ये तो देखिए 2 का अंतर है, तो ये शुद्ध तो नहीं हो सकता, एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, हाँ प्रिसाइज हो सकता है, क्योंकि बार बार एक ही मान को वो लेते आ रहा है, मतलब 12 ही, तो प्रिसाइज तो है लेकिन वो शुद्ध नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सटीक तो है, प्रिसाइज है, लेकिन शुद्ध नहीं है, मतलब एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम का एक प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा क्या होगी। धारा हमको निकालना है, तो धारा आई बराबर क्या होता है दोस्तों, V अपॉन में R के। V का मान कितना है 12 और R का मान कितना है 2, तो धारा का मान कितना आएगा, 6 एम्पियर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ये हमको बताना है। तो हमको बताना है कौन सा युग्म जो है इसमें से गलत सुमेलित है। दोस्तों वाईफाई जो है मॉडेम के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्रोम केबल के अंदर
केबल है क्या? नहीं, तो ये तो जो गलत सुमेलित है ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइल हार्ड ड्राइव में होती है, चार्जिंग केबल के द्वारा की जाती है, तो बी वाला ही क्या है, गलत सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिकी में ऊष्मा की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों बताइए, भौतिकी में ऊष्मा की सही परिभाषा क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों भौतिकी में ऊष्मा की सही परिभाषा वह ऊर्जा जो उच्च तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होती है, यही क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 250 वोल्ट एसी आपूर्ति पर उपयोग किए जाने वाले 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केतली के लिए केबल में 3 पिन मेन प्लग लगाया जाता है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, फ्यूज को लाइव वायर में फिट किया जाना चाहिए। दूसरा, 13 एम्पियर फ्यूज उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त मूल्य है। दूसरा, तीसरा, उदासीन तार काले रंग का होना चाहिए। और चौथा है, हरे रंग के तार को अर्थ पिन से जोड़ा जाना चाहिए। हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों सही जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला, फ्यूज को लाइव वायर में फिट किया जाना चाहिए, सही कथन है। उदासीन तार काले रंग का होना चाहिए, सत्य कथन है। हरे रंग के तार का अर्थ पिन से जुड़ाना, मतलब हरे रंग के तार को अर्थ पिन से जुड़ाना चाहिए, तो ये भी सही है। तो जो गलत कथन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान का एसआई मात्रक न्यूटन और भार का एसआई मात्रक किलोग्राम है। उल्टा दे दिया है दोस्तों, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम और भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो सी वाला ही क्या नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 मीटर लंबी एक समान छड़ लीवर के रूप में उपयोग की जाती है। एक सिरे पर 600 न्यूटन का भार लटका है, दूसरे सिरे पर 200 न्यूटन का प्रयास लगाने पर संतुलन के लिए आधार कहां रखा जाए, मतलब फलक्रम को कहां रखा जाना चाहिए? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, फिर डी होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों एक जो है ना, ये 4 मीटर की एक छड़ है हमारी। इसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो इसकी लंबाई जो है, ये एक छड़ है हमारी, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की जो है वो कितनी है, 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक सिरे पर 600 न्यूटन का भार लटका होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई लोड लटका हुआ है, यहाँ पे क्या है, लोड है, और कितने न्यूटन का है, 600 न्यूटन का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की क्लियर है। दूसरे सिरे पर 200 न्यूटन का प्रयास, मतलब प्रयास जो है हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रयास लगा रहे हैं, और कितने न्यूटन का लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो बोल रहा है संतुलन के लिए आधार फलक्रम कहाँ रखा जाना चाहिए। अब फलक्रम तो यहीं बीच में कहीं रखा होगा, अब हमको नहीं पता कहाँ रखा होगा। तो फलक्रम से लोड की बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भार भुजा। क्या बोलते हैं उसे हम, भार भुजा बोलते हैं। फलक्रम से लोड के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लोड आर्म कहलाती है। तो मान लेते हैं फलक्रम से लोड की बीच की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं एक्स है। कितनी है, एक्स है। और फलक्रम से एफर्ट के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा, मतलब एफर्ट आर्म बोलते हैं। तो दोस्तों जब ये यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाली भाग जो है, ये वाला कहां से, यहां से लेके यहां तक जो एक्स मीटर है, तो ये तो पूरी 4 है। तो ये जो होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 4 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, 4 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो बिल्कुल हम निकाल लेते हैं। हम एक चीज जानते हैं, लोड इंटू लोड आर्म बराबर किसके होता है, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म के। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है। तो लोड कितना है दोस्तों हमारे पास में, 600 है। लोड आर्म कितनी है, एक्स हमने माना है, बराबर क्या हो जाएगा, एफर्ट कितना है, 200 है, और एफर्ट आर्म कितनी माना है हमने, 400 माइनस 4 माइनस एक्स। यही तो है। क्लियर यहाँ तक के? अब यहाँ तक के आपको समझ में आ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो अब थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं साइज को। अब देखिए 600x हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 600x बराबर 200 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 800, माइनस 200 इंटू एक्स, तो माइनस 200x।
ये हो जाएगा। अब ये 200x इधर जाएगा तो 600 में से 200 गया, कितना बचा, 600 में 200 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 800x हो जाएगा। 800x बराबर किसके हो जाएगा, 800 के हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आएगा हमारा, 1 निकल के आ गया। कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। अब एक चीज बताइए, ये जो x का मान है, ये जो x है, इसका मान हमारा कितना निकल के आया, इसका मान हमारा 1 निकल के आ गया। तो जब ये 1 है तो इसको हमने 4 माइनस एक्स माना था, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हमारा हो जाएगा 3। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि फलक्रम को कहाँ रखना चाहिए। तो फलक्रम जो होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला, इसको या तो भार से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाना होगा या फिर एफर्ट से 3 मीटर की दूरी पर। अब देखिए प्रयास सिरे से, अब इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रयास सिरे से 1 मीटर दूर, तो प्रयास सिरे से तो 3 मीटर दूर है। देखिए यहां से लेके यहां तक के प्रयास सिरे से कितने मीटर दूर है, 3 मीटर दूर। तो पहला तो गलत हो गया हमारा। भार में सिरे से 3 मीटर नहीं दोस्तों, भार सिरे से तो 1 मीटर चाहिए। दोनों सिरे से 2 मीटर चाहिए क्या, नहीं, ये भी गलत है। भार सिरे से 1 मीटर, ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट होगा, क्योंकि भार, ये जो भार है यहां से लेके यहां तक की कितनी दूरी है, 1 मीटर तो हमने निकाला। तो भार सिरे से 1 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक की कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर लंबाई और 2 मीटर ऊंचाई वाले एक आनत तल का उपयोग 500 किलोग्राम के क्रेट को एक मंच पर धकेलने के लिए किया जाता है। क्रेट और तल के बीच घर्षण गुणांक जो है 0.2 है। तो आनत तल के अनुदिश आवश्यक बल क्या होगा। जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आनत तल की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर है, और द्रव्यमान कितना है, 500 किलोग्राम है, और घर्षण गुणांक कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.2, और जी का मान कितना है, 10। तो हमसे क्या पूछा है, अनुदिश बल क्या होगा। तो आनत तल के साथ जो आवश्यक बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है F बराबर m इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा के होता है। अब इसमें देखते हैं सब चीज क्या है। m तो द्रव्यमान है, g त्वरण है, साइन थीटा हमको निकालना पड़ेगा, म्यू क्या है यहाँ पे, घर्षण गुणांक है, और कॉस थीटा भी हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम साइन थीटा जब निकालेंगे तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, h बाई एल के होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर h बाई एल के। अब h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 2 है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 बटे लंबाई कितनी है, 5, तो 2/5 मतलब 0.4। ये क्या हो गया, साइन थीटा का मान आ गया, इसका मान आ गया साइन थीटा का। तो अब साइन थीटा का मान 0.4 है, तो कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 0.16 आ जाएगा। एक में से 0.16 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा हमारा, ये आएगा अंडर रूट में 0.84। अब 0.84 आ गया, और 0.84 की वैल्यू भी तो रखना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या होगी। चलिए अभी तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हमको आपको बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0.84 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.916। कितनी होती है, 0.916। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया आपको, कोई क्लियर दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, M का मान कितना है, ये हमारे पास 500 है, G का मान कितना है, 10 है, साइन थीटा का मान कितना है, 0.4 है, प्लस घर्षण गुणांक कितना है, यूं 0.2 है, इंटू कॉस थीटा का मान कितना निकाले हमने, 0.916। करिए सॉल्व इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 0.2 का मल्टीप्लाई 0.916 में करेंगे तो कितना निकल के आएगा,
0.1838 क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 0.1838 निकल के आएगा। आप करके देखिएगा मल्टीप्लाई, आपको समझ में आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.1838 को जोड़ेंगे, तो जोड़ के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो लगभग में आएगा ना दोस्तों, ये आएगा 2916 न्यूटन के लगभग में। किसके, 2916 न्यूटन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.91 न्यूटन भी तो लिख सकते हैं, 92 न्यूटन, किलो न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.92 किलो न्यूटन। तो राइट आंसर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। हमने बताया एक एक स्टेप आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, हमने कैलकुलेशन नहीं किया, आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, ठीक है। राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 2.92 किलो न्यूटन, या फिर 2916 न्यूटन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2916 न्यूटन या फिर 2.92 किलो न्यूटन। अब इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं दोस्तों, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो मान लीजिए यही ऑप्शन था हमारा 2.92 किलो न्यूटन, ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। अब दोस्तों हमने 0.84 का मान डायरेक्ट रखा था 0.916, इसको निकालना सीखते हैं कि निकालेंगे कैसे इसको। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होगा कि सर इसको निकाले कैसे। चलिए इसी क्वेश्चन इसमें बता देते हैं दोस्तों। हमको निकालना है 0.84 का, है ना। तो हम 84 का निकालते हैं दोस्तों, ठीक है, 84 का, 84 का वही बात है, ठीक है, 84 की बात है, 84 का निकालते हैं। तो 84 जो होता है ये किसके वर्ग के बीच में आता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। मतलब ये जो मान है ये किसके बीच में आता है, 9 और 100, 10 के बीच में। किसके बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में आता है। तो जो पहला अंक है ना उसे ही हमको क्या मानना है, ए मानना है। क्या मानना है, ए मानना है। तो अंडर रूट एन जब निकालेंगे हम कोई भी संख्या का कैपिटल एन, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कोई भी आ जाए आपको, दुनिया की किसी भी चीज को आ जाए, डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए क्या रखेंगे अपन, ए की जगह पे हम रखेंगे 9, पहला मान ही रखना है 9, प्लस एन की जगह पे क्या रखे, तो एन की जगह पे आपको रखना है क्या बताओ, एन की जगह पे आप रखोगे किसको, 84 को, इसी का तो मान निकालना है हमको। तो 84 माइनस ए का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 बटे 2 इंटू 9, 2 इंटू ए मतलब दोनों, 2 इंटू 9 मतलब 18। तो 84 से में 81 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 84 से 81 जाएगा तो बचेगा 9 प्लस 3 बटे 18। तो काट दो, 3 एकम 3, 3 छक 18। तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 का भाग 1 में दीजिए, 6 शून्य शून्य, लगाए दशमलव, उतारे शून्य, 6 एकम 6 बचा कितना 4, तो 6 एकम 6 बच गया कितना 4, तो 6 6 36, तो 9.16 लगभग में आएगा 9.16। अब देखिए हमने डायरेक्ट 9.16 निकाला ना, ये तो 84 का था, हमको तो 0.84 का निकालना है। हमको किसका निकालना है, 0.84 का। तो 0.84 का अंडर रूट में मान निकालना है। तो इसको क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 84/100। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 84/100 का मान तो 10 हो जाएगा। और 84 का मान हमने कितना निकाला अभी, 9.16। तो लिख दीजिए 9.16 डिवाइडेड बाई 10 के। अब 10 से भाग दीजिए इसको, 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.916। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का जो है ना अंडर रूट में मान निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक कारखाने में निरंतर एक्सपोजर के लिए अधिकतम अनुमेय शोर स्तर कितना है। दोस्तों फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार, भारत के अनुसार मतलब, एक कारखाने में निरंतर एक्सपोजर के लिए अधिकतम अनुमेय शोर स्तर जो है वो होता है 85 डेसिबल 8 घंटे के लिए। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्मचारी को 440 वोल्ट एसी पर गंभीर बिजली का झटका लगता है। बिजली बंद होने के तुरंत बाद एक दर्शक का पहला कार्य क्या होना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि पीड़ित बेहोश और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है तो
तो CPR शुरू करे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाना पकाने के तेल और वसा से जुड़ी आग के लिए कौन सा वर्ग का अग्निशामक यंत्र विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो खाना पकाने के तेल और वसा मतलब डीप फ्रायर आग से जुड़ी आग के लिए कौन सा वर्ग जो है अग्निशामक यंत्र विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास एफ या फिर क्लास सी? तो दोस्तों खाना पकाने के तेल और वसा से जुड़ी आग के लिए जो वर्ग अग्निशामक यंत्र विशेष रूप से डिजाइन किया गया है वो है क्लास एफ वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोखिम मूल्यांकन में जोखिम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में जोखिम को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो बताइए किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हानि होने की संभावना इंटू संभावित परिणाम की गंभीरता। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी गतिविधि के कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? बताइए किसी गतिविधि के कार्बन फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों किसी गतिविधि के कार्बन फुटप्रिंट से तात्पर्य है किसी गतिविधि या उत्पाद द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन CO2 समतुल्य में। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प अपशिष्ट प्रबंधन के सर्वाधिक पसंदीदा से कम पसंदीदा क्रम में अपशिष्ट श्रेणी को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? कौन सा विकल्प है जो अपशिष्ट प्रबंधन के सर्वाधिक पसंदीदा से कम पसंदीदा क्रम में अपशिष्ट श्रेणी को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? बताइए, मतलब सबसे अधिक से सबसे कम। बताइए क्या होगा इसमें आंसर? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम करे, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्त करे और निपटान। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये मुख्य रूप से औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं से संबंधित है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल निकायों में सुपोषण को निम्न में से कौन सा सही ढंग से समझाता है? तो जल निकायों में सुपोषण को कौन सा सही ढंग से समझाता है? आप बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो दोस्तों जल निकायों में सुपोषण को सही ढंग से समझाता है पोषक तत्वों नाइट्रेट या फास्फेट की अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवाल की अत्यधिक वृद्धि जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जो है ना इसे सही ढंग से दर्शाता है। किसको? सुपोषण को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रेम और रोम के बीच अंतर को सही ढंग से समझाता है? बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? रेम और रोम के बीच की बात कर रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों रेम जो होती है ना ये वाष्पशील होती है, तो राइट आंसर इसका होगा बी वाला, क्योंकि बिजली बंद होने पर डेटा इसका क्या हो जाता है? खो जाता है। और रोम जो होती है ना ये अवाष्पशील मेमोरी होती है, बिना बिजली के डेटा बनाए रखती है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक फाइल 256 MB है, 8 Mbps कनेक्शन पर इसे डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। 4 मिनट लगेगा, 256 सेकंड लगेगा, 32 सेकंड लगेगा या फिर 8 मिनट लगेगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कैसे इसको सॉल्व करोगे आप? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिए आप, जब भी आपको MB क्या बोले, MB और MBPS दे, क्या दे? MB और MBPS दे, तो आप डायरेक्टली टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टाइम बराबर MB इंटू 8 डिवाइडेड बाई MBPS। MB कितनी है? 256 है इंटू 8, और MBPS कितना है? 8 है, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 256 सेकेंड इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेटवर्क पर उपकरणों को स्वचालित रूप से आईपी पते देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीएचसीपी। नेटवर्क पर उपकरणों को स्वचालित रूप से आईपी पते देने के लिए डीएचसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अच्छा बताइए डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए ये बताइए। तो दोस्तों डीएचसीपी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग का पैमाना 1:25 है। ड्राइंग पर एक दीवार की माप 68 mm है, तो दीवार की वास्तविक लंबाई क्या होगी? तो 1 बराबर 68 के तो 25 बराबर हमको बताना है। तो 1 बराबर 68 है तो 25 बराबर, तो 25 इंटू 68 कर लीजिए डायरेक्ट। 25 इंटू क्या कर लो 68, तो कितना हो जाएगा? 25 8 200 की शून्य हासिल का है 20, 25 छक 150, 150 और 20 कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। अभी किस में है? एम में है, एम में है। हमसे क्या पूछा है? मीटर में आंसर पूछा है, तो इसको किससे भाग दे देंगे अपन? 1000 से भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1.7 मीटर इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक काट दृश्य में दो पड़ोसी घटकों को हैच किया गया है। आईएसआईएसओ परिपाटी के अनुसार दोनों घटकों की हैचिंग में क्या अलग होना चाहिए? बताइए। एक काट दृश्य में दो पड़ोसी घटकों को हैच किया गया है दोस्तों, और आईएसआईएसओ परिपाटी के अनुसार दोनों घटकों की हैचिंग में क्या अलग होना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, हैचिंग रेखाओं का कोण या अंतराल, ताकि प्रत्येक भाग स्पष्ट रूप से अलग दिखे। क्या अलग होगा इसमें? हैचिंग रेखाओं का कोण या अंतराल, ताकि प्रत्येक भाग पर स्पष्ट रूप से अलग दिखे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमला क्या है? तो बताइए साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या होता है? बताइए ए बी सी और डी में से कौन सा सही होगा? बताइए चलिए। दोस्तों साइबर सुरक्षा में फिशिंग जो होता है ना, ये ईमेल, एसएमएस या नकली वेबसाइट के माध्यम से एक विश्वसनीय इकाई के रूप में प्रस्तुत होकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ी प्रयास होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जो थोड़ी देर का पूछ ले रहे हैं ना दोस्तों क्वेश्चन के बीच में, वो आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए है कि आप ऑप्शन पढ़ो और राइट आंसर बताओ क्या होगा। मतलब आप क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन में सोच सके कि इनमें से कौन सा होगा, इसलिए हम थोड़ा सा पॉज लेके आप क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता रो, लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले एक बेलनाकार तार को दोगुनी लंबाई तक खींचा जाता है। आयतन स्थिर रहता है, तो मूल की तुलना में नया प्रतिरोध होगा। अब या तो शॉर्ट ट्रिक से आप इसको बना लो, या फिर आप फॉर्मूला लगा लो। कैसा करोगे बताओ? तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन बोले और बोले कि तार को खींचा जाता है, क्या बोले? तार को खींचा जाता है, तो जो मान लेते हैं इसमें बोले कि एक मतलब एक वो मान के खींचा जाता है, आपको खींचा जाता है बोले, तो जो नया प्रतिरोध होगा ना, वो मूल प्रतिरोध का होगा एन स्क्वायर आर। जो आर डेस होगा वो क्या होगा? एन स्क्वायर आर के होगा। अब ये क्या है? तो एन लंबाई का तार बोल दिया। तो यदि एन लंबाई का तार खींचा जाता है, ऐसा बोल दे, यदि एन गुना लंबा खींचा जाए, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, जो नया प्रतिरोध होगा वो एन स्क्वायर आर के क्या होगा? बराबर होगा। तो एन कितना है? दो गुनी लंबाई, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आर। तो जो प्रतिरोध होगा नया वो क्या होगा? 4 गुना होगा। कितना होगा? मूल की तुलना में नया प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी का जब काटा जाए बोल देता दोस्तों, अगर बोल दे, अभी तो बोला है खींचा जाए, यदि काटा जाए बोले तो बस कुछ नहीं करना है, एन इंटू आर लगा देना है, बस डायरेक्टली आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
एक विद्युत बल्ब में 500 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बल्ब का प्रतिरोध 440 ओम है तो बल्ब पर वोल्टता पात क्या होगा, मतलब विभवांतर हमको पूछा है। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू आर के होता है। I का मान कितना है 500 मिली एम्पियर, तो 500 मिली का मान कितना होता है, तो मिली 10 की पावर 3, तो मिली का मान होता है 10 की पावर -3, और आर का मान कितना होता है 440, यही तो होता है। तो 10 की पावर -3 है, तो मैं इसको क्या नीचे लिख लूँ क्या 1000, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको हटा के इसको नहीं लिखता मैं। अब काट देता हूँ, 1 2 1 2 3 3 0, 5 का 44 में मल्टीप्लाई करूंगा, 520 की शून्य हासिल का है 2, 520 और 2 22, जो वोल्टेज आएगा कितना आएगा 220 वोल्ट। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर कनेक्शन में यदि एक अवरोधक टूट जाता है तो खुला परिपथ तो क्या होता है। दोस्तों समांतर कनेक्शन में यदि एक अवरोधक टूट भी जाए तो अन्य शाखाएं काम करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या होता है, बताइए। 100% होता है, 500% होता है, 300% होता है, या फिर 400% होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत जो होता है दोस्तों वो होता है 400%। कितना होता है 400%। यदि न्यूनतम जूम प्रतिशत पूछे तो 10% होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। तो दोस्तों तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, ये हमको बताना है। बताइए क्यों करता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इस वजह से क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम कोण ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में यदि सामने का दृश्य एक वर्गाकार प्लेट के केंद्र में 30 व्यास के गोलाकार छेद को दर्शाता है तो शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू के बारे में कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। छेद दो क्षैतिज धाराशाही रेखाओं के रूप में दिखता है। दोस्तों प्रथम कोण ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में यदि सामने का दृश्य एक वर्गाकार प्लेट के केंद्र में 30 व्यास के गोलाकार क्षेत्र को दर्शाता है तो शीर्ष दृश्य जो है ना, शीर्ष दृश्य में छेद जो है दो क्षैतिज धाराशाही रेखाओं के रूप में दिखता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का वीडियो जो है दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आज बहुत सारे सवाल थे, उनको समझाने में समय लग गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी, जो भी हमने आपको समझाया वो आसानी से आपको समझ में आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेट के साथ में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।